we will going to begin our class, and before this I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड करता है एजुकेशन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपके लिए 100 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर मिलते हैं। आपके लिए मैं MCQs ऑन पॉलिटी लेकर आया हूं। यू कैन सी माई अचीवमेंट्स हियर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज माई टेलीग्राम चैनल तारकेश्वर जैन PSIR, और ये मेरा कम्युनिटी पेज है। आप इस कम्युनिटी पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी पेज अनअकैडमी के ऐप के अंदर आपको दिखेगा, वहां पर आप जितने भी एजुकेटर को फॉलो करते हैं तो उनका अपडेट सभी कुछ मिल जाते हैं, जैसे कि पोल है, PDF है, और कोई भी अपडेट्स रहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनअकैडमी में आपके लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान है, इसमें आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है। अभी जो अनअकैडमी आपके लिए ऑफर लेके आए हैं, तो TJ लाइव कोड अप्लाई करके आप इस एक्सटेंशन को ले सकते हैं। फ्लैट 25% ऑफ चल रहा है आपके लिए आइकॉनिक कॉम्बो में, और इसके साथ 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है, यानी कि TJ लाइव कोड अप्लाई करके आप इसमें टोटल कॉस्ट जो आपको पड़ता है वो है 76,717 रुपीज़। अनअकैडमी में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, CSET के टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ को आप अवेल कर सकते हैं और ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। व्हाट इज दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान? तो यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर मिलते हैं, ओपन हाउस विद एजुकेटर मिलता है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस हैं, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, ये सब मिल जाता है। 1 साल के प्लस GS प्लान की फीस 51,990 रुपीज़ है, वो आपको 46,791 रुपीज़ पड़ता है TJ लाइव कोड अप्लाई करने के बाद। 27,500 रुपये ऑप्शनल की फीस है, वो आपको 24,750 रुपये पड़ता है। अगर हम लोन की बात करेंगे तो आपका लोन मान के चलिए कि आपको 36,000 रुपीज़ का किसी कोर्स है, तो आपको इसको 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो आपके 3,000 रुपीज़ हर मंथ के आपको ये देना होंगे। तो इसमें कोई इंटरेस्ट रेट, कोई प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा नहीं देना, जितना आपका अमाउंट है उतना ही अमाउंट में आप ये सेशन को ले सकते हैं। अनअकैडमी में लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जहां पर आप अपने सेशन को बुक करके ये सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट अनअकैडमी। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया। गुड मॉर्निंग। चलिए सी, जो ये आर्टिकल है ना हमारे पास, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक, ये क्या है? ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। काफ़ी सारी बार हमने इसको डिस्कस कर लिया। ये क्या है? एनफोर्सिएबल इन नेचर है एंड जस्टिसिएबल इन नेचर भी है। जब यहाँ पर वर्ड आता है ना जस्टिसिएबल इन नेचर, तो जस्टिसिएबल इन नेचर का वर्ड का मतलब होता है कि ये सभी आर्टिकल को, अगर आपका एक भी आर्टिकल वायलेट हुआ, देन यू हैव द अथॉरिटी टू मूव आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और वेयर एवर पार्लियामेंट विल डिसाइड, आप वहां पर जाके अपनी दलील पेश कर सकते हैं। ये जस्टिसिएबल इन नेचर का एक प्रावधान होता है, ठीक है। ये क्या है? जस्टिसिएबल इन नेचर का एक प्रावधान है। अब आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में ये आपको पूरा एक वी कैन से सीरीज दिखती है। इसमें आता है आर्टिकल 32, और वो आर्टिकल 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है। रेमेडीज का मतलब क्या होता है? इलाज, है ना। तो संविधान के इलाज आपको कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। और आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट को कवर करता है, मगर क्या ये अकेला आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट को कवर करेगा अगर उसका वायलेशन होगा? आंसर इज नो। इसके अलावा भी एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 भी यहां पर कवर करता है, और आर्टिकल 226 इज रिगार्डिंग हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 इज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल 226 है, मगर वो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? तो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी फंडामेंटल राइट का अगर कोई वायलेशन है तो इंसान वहां पर भी जा सकता है। यानी कि भारत के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, मगर तमिलनाडु, केरला और बाकी सारे राज्य जो नीचे हैं और आजू बाजू हमारे जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका क्या होगा? अब उनके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? आंसर इज नो। वो लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर उनके संविधान में फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। इसीलिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 प्रोवाइड किए गए हैं। अब जो आर्टिकल 32 है ना, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में मेजर 5 रेमेडीज होती हैं। क्या है? यस, वेरी गुड। मेजर 5 रेमेडीज हैं। पहला जो रेमेडी है वो है हैबियस कॉर्पस। क्या है इसका? पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है यहां पर वो है मैंडेमस, ठीक है।
सो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, देन कम्स सर्चुररी, ठीक है, इसकी स्पेलिंग कुछ और हो सकती है, और देन कम्स मैंडेमस, देन लास्ट वन इज क्यू वारंटो। तो ये जो आपके मेजर 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में दिए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 32 के अंदर ये 5 मेजर तरीके हैं, अगर इनमें कोई भी वॉयलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट। अब देखिए ये जो 5 हैं आपके पास, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का अधिकार है, हाई कोर्ट के पास जाने का अधिकार है, एंड इसके अलावा भी आर्टिकल 35 ये बोलता है कि इफ पार्लियामेंट बाय लॉ अलाउस एनी कोर्ट ऑफ द इंडिया, जहां पर भी आप जाके उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया है, किसने दिया है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पावर दिया है कि आप इन चीजों को डील करेंगे। यस, वेरी गुड, है ना। अब देखिए ये इतना बड़ा आर्टिकल है कि इसमें जितनी भी संविधान सभा के लोग बैठे थे, उस संविधान सभा के लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणी करी और सभी ने इसमें आपसी सहमति को जताया हुआ था। जैसे अगर मैं आपको अंबेडकर के बारे में बोलूं तो अंबेडकर ने इनके लिए क्या बोला? इसके लिए बोला ग्लिटरिंग जनरलिटीज, ग्लिटरिंग जनरलिटीज इसको बोला गया था। और इसमें बोला कि विदाउट एनी बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द स्टेट, फिर भी ये क्या है? इफेक्ट डालता है स्टेट के ऊपर। और सारे जो भी हमारे संविधान सभा के मेंबर थे उसने इसमें कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी यानी कि आपसी सहमति इसमें जताया हुआ था। अब देखिए ये क्या है? एक वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है, एंड वेरी हार्ट ऑफ इट भी इसको बोलते हैं। देखिए मैं ये बहुत बच्चों वाली चीजें बता रहा हूं, मगर जब आप इसमें ऐसे में या फिर जीएस पेपर 1 में लिखेंगे या जीएस पेपर 2 में, तो आप इसमें ना ऐसे लाइन ही लिखना पड़ेंगे कोट कर कर, देन ओनली यू विल गेट ए वेटेज। जो आंसर आप लिखते हैं उसका आपको यहाँ पर क्या है? वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 करते हुए ये सभी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आर्टिकल 32 कन्फर करता है राइट टू रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इज इन सेल्फ ए फंडामेंटल राइट हियर। ये जो है फंडामेंटल राइट को रियल बनाता है, एंड इसीलिए आर्टिकल 32 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है संविधान का, एंड आर्टिकल जिसके बिना जो है कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी। और ये एक वेरी सोल है संविधान का, एंड वेरी हार्ट ऑफ इट इसको बोलते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि आर्टिकल 32 इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 32 अगर कोई चेंज करने जाता है, मतलब पार्लियामेंट अगर इसको चेंज करना चाहता है, तो पार्लियामेंट कभी भी आर्टिकल 32 को चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। इसमें से कोई भी चीज डिलीट नहीं की जाएगी, एड ऑन कर सकते हैं ऑब्वियसली, मगर एड ऑन जो चीजें होंगी वो हमारे अभी जो चीजें डिस्कस्ड हैं अंदर मेंशन्ड है आर्टिकल 32 के अंदर, वो चेंज नहीं होना चाहिए। हेंस इट कैनॉट बी अब्रिज्ड और टेकन अवे इवन बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब इसके 4 मेजर प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 32 के 4 मेजर प्रोविजंस होते हैं। पहला प्रोविजन क्या है कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज गारंटीड। मतलब आपने कई बार सुना होगा ना कि आज जो है डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई। मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 19 का वायलेशन हो गया या फिर आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया, और इसको लेकर लोग जो है रिट पिटीशन फाइल करते हैं। आपने सुना होगा कि रिट पिटीशन को फाइल करना, राज कुंद्रा जो थे शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, उनके लिए रिट पिटीशन को यहां पर फाइल किया गया था हैबियस कॉर्पस, ये बोलकर कि उनको गलत तरीके से डिटेन किया गया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास यहां पर पावर होता है इशू करने के लिए डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। और जितने भी ये रिट होते हैं जो इशू होते हैं उसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी, क्यू वारंटो, ये सभी रिट्स जो है हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए पार्लियामेंट यहां पर एम्पावर करता है कोई भी कोर्ट को इशू करने के लिए डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रिट्स, जितने भी प्रकार की ये सारी चीजें होती हैं, एंड दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडिस टू द
above power conferred on the Supreme Court. तो कोई भी कोर्ट हियर डज नॉट इंक्लूड हाई कोर्ट, क्योंकि आर्टिकल 226 हैज ऑलरेडी कन्फर्ड दिस पावर ऑन द हाई कोर्ट। मतलब आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास यहां पर पावर देखने को मिलेगा। यस, वेरी गुड। ठीक है, अब जो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट है वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता जब तक कि यहां पर संविधान ना बोल दे। और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है राइट टू मूव एनी कोर्ट जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू होगा। देखो यहां पर थोड़ा सा आपको पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के वर्ड में ध्यान देना पड़ेगा। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट हमारा एक अधिकार है, और कभी भी हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो हम कहां, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मगर जब भी नेशनल इमरजेंसी लागू होगा तो नेशनल इमरजेंसी लागू होते टाइम आर्टिकल 359 के तहत यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है हमारे कोर्ट जाने के अधिकार को। ठीक है, तो हमारे कोर्ट जाने के अधिकार को सस्पेंड कौन कर सकता है, तो हमारे कोर्ट जाने के अधिकार के लिए हु कैन सस्पेंड, तो प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड अवर राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। यहां से यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट या फिर गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है हमारे देश में, तो गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश में वो होता है सुप्रीम कोर्ट। और यहां पर क्या है, वेस्ट किया था ओरिजिनल एंड वाइड पावर फॉर दैट पर्पस। एंड ओरिजिनली क्योंकि एग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली यहां पर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, नॉट नेसेसरी बाय ए वे ऑफ अपील। मतलब पहले उसको छोटे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि मतलब पहले लोअर कोर्ट जाएगा, फिर वो अपर कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ऐसा काम नहीं होगा, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब ये जो पावर है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है इशूइंग ऑफ ऑर्डर और डायरेक्शन, बट ऑल्सो रिट्स ऑफ ऑल काइंड। तो जितने भी प्रकार की रिट्स होती हैं उन सब पे ये पावर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पर्पस है आर्टिकल 32 वो प्रोवाइडेड है गारंटीड इफेक्टिव एक्सपीडिशियस इनएक्सपेंसिव समरी रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। केवल जो फंडामेंटल राइट गारंटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में वो एनफोर्स होते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट एनी अदर राइट लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, कस्टमरी राइट्स एंड सो ऑन। तो जो वायलेशन है फंडामेंटल राइट का वो एक साइन क्यों नन है फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 32 ये बोला कि इट कैन नॉट डिटरमाइन ए क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 यहां पर इन्वोक नहीं करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन, अनलेस जब तक कि वो डायरेक्टली इन्फ्रिंज नहीं करते हैं किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट को। और जब भी कोई एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट होगा तो जो जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो ओरिजिनल है मगर एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन जैसे कि कोई भी लड़ाई हो रही है सेंटर स्टेट के बीच में, दो स्टेट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। फंडामेंटल राइट के केस में भी सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है मगर वो एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है, वो पावर हाई कोर्ट के पास भी है। मगर आपसे अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किसके पास है, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो मिलता है हमारे लिए फंडामेंटल राइट के अंदर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास। इट इज कंकरेंट विद द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और ये वेस्ट करते हैं ओरिजिनल पावर इन द हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन। देखो ओरिजिनल पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। जब भी कोई फंडामेंटल राइट ऑफ ए सिटीजन वायलेट होता है तो वो दोनों में से किसी भी एक जगह जा सकते हैं। राइट जो गारंटी होती है अंडर आर्टिकल 32 वो अपने आप में क्या है, फंडामेंटल राइट है। अवेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव रेमेडी ये कोई रिलीफ नहीं है अंडर आर्टिकल 32। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रूल किया था कि थ्रू दिस हाई कोर्ट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 226, एवरी पर्सन को यहां पर पहले हाई कोर्ट में ही जाना बेहतर रहेगा। मगर ऐसा कभी नहीं बोला कि वो कंपलसरी है कि उसको यहां पर जाना ही होगा। यहां तक सभी को समझ में आया? गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन?
अब देखिए रिट्स के टाइप्स क्या होते हैं और रिट्स के स्कोप क्या क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में एंड हाई कोर्ट ने एक इशू किए हैं। वो क्या किए हैं? रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी, क्यू वारंटो। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 32 में एम्पावर किया है कि कोई भी कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स, एंड कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है मेड सो फार, ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू ए रिट एंड नॉट एनी अदर कोर्ट। मतलब कोई भी कोर्ट इसमें रिट इशू नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट्स को इशू करेगा। 1950 के पहले केवल हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास के पास पावर था रिट इशू करवाने का, मगर जब जैसे जैसे संविधान बना उसके बाद सभी कोर्ट के लिए यहाँ पर पावर दे दिया गया कि वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर रिट इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 226 एम्पावर करता है सभी हाई कोर्ट के लिए रिट इशू करने का, और इसको प्रोरोगेटिव रिट्स भी बोलते हैं। जो भी रिट्स इशू बोरो किए हैं हमने इंग्लिश लॉ से, और इंग्लिश में वहां पर क्या बोलते हैं? इंग्लिश लॉ, यानी कि यूके में इसको क्या बोला जाता है? तो उसको प्रेरोगेटिव रिट्स भी बोलते हैं। They are so called in English that they were issued in the exercise of the prerogative of the king who was and is still described as the fountain of justice। बाद में हाई कोर्ट ने स्टार्ट की थी इशू करने के लिए ये रिट एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी टू अपहोल्ड द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द ब्रिटिश पीपल। ठीक है, अब देखिए मेन रिट पे आने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की रिट जो है वो डिफरेंट होते हैं हाई कोर्ट के रिट से। ठीक है, तो हाई कोर्ट की रिट कैसे अलग है सुप्रीम कोर्ट से? तो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं रिट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, बल्कि जो हाई कोर्ट है वो इशू कर सकता है रिट ना केवल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी अदर पर्पस। जो एक्सप्रेशन है फॉर एनी अदर पर्पस, इसका मतलब होता है एनफोर्समेंट ऑफ एनी अदर लीगल राइट। तो जो रिट है, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इस रेस्पेक्ट में वो छोटा होता है हाई कोर्ट के कंपैरिजन में। मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास केवल फंडामेंटल राइट के रिट इशू करने का अधिकार होता है, मगर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 के तहत रिट जो है वो फंडामेंटल राइट के लिए भी इशू कर सकते हैं, और अदर देन फंडामेंटल राइट के लिए भी वो अपने रिट्स को यहां पर इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट ए पर्सन और ए गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वेयर एज हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकते हैं रिट किसी भी पर्सन के लिए जो रिसाइड करते हैं और अगेंस्ट ए गवर्नमेंट अथॉरिटी जो भी अपने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से बाहर होंगे। मतलब क्या हुआ कि देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल जो इंसान हमारे टेरिटरी के अंदर है, भारत के अंदर है, उन्हीं के लिए, ये टेरिटरी के अंदर वाले लोगों के लिए रिट इशू कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो अवेलेबल हैं सिटीजन्स के लिए और एलियन के लिए। अब जब सिटीजन और एलियन दोनों के लिए ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, तो ये कहां पे है? ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो भी लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनके लिए ये अवेलेबल है। ठीक है, मगर जब हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट का जो रिट है वो इशू होता है अगेंस्ट ए पर्सन जो कि रिसाइड होते हैं और अगेंस्ट ए गवर्नमेंट और अथॉरिटी जो विद इन द टेरिटरी ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बाहर भी होते हैं। मतलब भारत के अंदर के सुप्रीम कोर्ट, भारत के बाहर अगर कोई है जिसके खिलाफ रिट इशू करना है तो वो हाई कोर्ट करेगा। ओके, और आउटसाइड इट टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ओनली इफ द कॉज ऑफ द एक्शन अराइजेस विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग रिट वो ज्यादा बड़ा होता है देन दैट ऑफ ए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो कम है कंपेयर टू हाई कोर्ट। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो जो भी रेमेडी हमें आर्टिकल 32 के अंदर मिलती है वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है एक्सरसाइज करने के लिए ये रिट ज्यूरिसडिक्शन। दूसरी तरफ बात करेंगे
तो जो भी रेमेडी आर्टिकल 226 के अंदर होती है वो होती है डिस्क्रिशनरी, मतलब वो रेमेडी डिस्क्रिशनरी है। एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट इन रिट को एक्सेप्ट करने के लिए मना भी कर सकता है, मगर हाई कोर्ट जो है वो अपने लिए रिट इशू करवाने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 32 डज नॉट मियरली कन्फर पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट एज आर्टिकल 226 डज ऑन ए हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट दस कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए डिफेंडर एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो मतलब क्या हो गया कि जब आर्टिकल 32 है तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं करेगा अगर कोई इंसान ये बोलकर आता है कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। हाई कोर्ट जो है यहां पर मना कर सकता है, मना कर सकता है मतलब कि हाई कोर्ट के पास यहां पर डिस्क्रिशनरी पावर होता है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है? ऐसा पावर जो वो अपने इच्छा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है टू इशू ए रिट, और हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है अपने रिट ज्यूरिसडिक्शन के लिए। अब अगर हम प्रोसीड करेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के हिसाब से, तो वो क्या है वो देखिए। अब आता है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस क्या है? 5 प्रकार की रिट्स हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सोररी, क्यू वारंटो और प्रोहिबिशन। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस जो रिट है, हैबियस कॉर्पस रिट का मतलब क्या है कि एक कोई इंसान जिसको डिटेन किया, यानी कि वी कैन से गिरफ्तार कर लिया। अब उसको अगर गिरफ्तार किया तो उसका आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 है ना, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सारी चीजें जो होती हैं, और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ और जनरल लॉ, यानी कि आपकी गिरफ्तारी जो भी आर्टिकल 20, 21, 22 में मैंने आपको समझाया था, उसके अगेंस्ट में उसको क्या किया, यहां पर डिटेन कर लिया। अब अगर उसके अगेंस्ट में उसको डिटेन किया है यहां, तो वो क्या रहेगा? तो जो डिटेन्ड पर्सन है उसको ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो ये गुनाह किया नहीं, मैं बेगुनाह हूं, और अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरा अधिकार है कि मेरा ये वाले आर्टिकल का वायलेशन हो गया। अब जब मेरे ये तीनों आर्टिकल का वायलेशन हो गया तो मैं कहां जा सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं अंडर आर्टिकल 32, है ना। और मैं जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर मेरी रिट को एक्सेप्ट कर लिया, कौन सी रिट? हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो तो जो रिट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? हैबियस कॉर्पस की रिट्स में ये जा सकते हैं, है ना। और हैबियस कॉर्पस की रिट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर पर्टिकुलर स्टेट से पूछेगा। देखो यहां पर वर्ड आता है कि वो स्टेट से पूछेगा कि ऑन व्हाट अथॉरिटी आपने ये पर्टिकुलर इंसान को अरेस्ट किया था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये चीज वो पर्टिकुलर स्टेट नहीं बता पाया, स्टेट मतलब होता है कि पुलिस, पुलिस मतलब क्या है? पुलिस एक स्टेट है ना, पुलिस क्या हुआ? एक स्टेट हुआ। तो वो पुलिस से पूछेगा, यानी कि वो स्टेट से पूछेगा कि आपने इनको जो डिटेन किया है वो किन ग्राउंड्स पे डिटेन किया है। अगर वो डिटेनी का जो ग्राउंड है वो सही रहता है तो उनका कंटिन्यू रहेगा डिटेंशन, और वो जो रिट है वो पास नहीं होगा। और अगर ये लगता है कि वो रिट गलत तरीके से डिटेन किया गया था तो वो अगेंस्ट द स्टेट जाएगा और वो रिट पास हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को हम हैबियस कॉर्पस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक लेटेंट टर्म है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये ऑर्डर किया जाता है बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। मतलब वही पुलिस वर्सेस जो भी गिरफ्तार हुआ है। कोर्ट यहां पर एग्जामाइन करते हैं कॉज एंड लीगलिटी ऑफ ए डिटेंशन, और ये एक डिटेन्ड पर्सन के लिए क्या होता है? फ्री करने का एक अधिकार है अगर डिटेंशन का ग्राउंड इलीगल माना जाएगा तो ये जो रिट है वो एक बुलवर्क है इंडिविजुअल लिबर्टी का अगेंस्ट द आर्बिटरी डिटेंशन इन इंडिया। और रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस ये इशू किया जाता है अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। रिट ऑन द अदर ग्राउंड ये इशू नहीं किया जाता है जब, मतलब रिट कब इशू नहीं करेंगे? जब उसको गिरफ्तार सही तरीके से किया हो और उसका जो प्रोसीडिंग है कंटेम्प्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर और ए कोर्ट वो सही हो, और जो भी जिसने भी उसको डिटेंशन किया है यानी कि गिरफ्तार किया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से किया हो,
और डिटेंशन का ग्राउंड जो है आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट रहेगा। तो ये सब चीजों में क्या होगा, रिट जो है वो इशू नहीं होगा। गेटिंग दिस पॉइंट आपके लिए? गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हैबियस कॉर्पस के बारे में यहां पर डिस्कशन हो गया। एक बात आपको यहां पर याद रखने वाली और है कि जो रिट है, रिट्स इज नॉट ओनली इशूड अगेंस्ट वी कैन से स्टेट बट प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ भी हैबियस कॉर्पस रिट इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, रिट इज नॉट ओनली इशूड अगेंस्ट द स्टेट बट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ भी हम जो है इस रिट को इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हैबियस कॉर्पस। सिंपल सा बात रखना, हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब किस अथॉरिटी से आपने इस इंसान को गिरफ्तार किया। अगर ये सही पाया गया कि उन्होंने सही अथॉरिटी से गिरफ्तार किया देन इट्स ओके, अदरवाइज हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो स्टेट के खिलाफ पास होगी और उसको छोड़ना पड़ेगा स्टेट के लिए। दूसरा आता है वो है मैंडेमस। व्हाट इज दिस मैंडेमस? तो देखिए मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस जो है वो पब्लिक ऑफिशियल केवल उन्हीं के खिलाफ जो है पास होता है। पब्लिक ऑफिशियल मतलब क्या हुए, सरकारी जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनके खिलाफ जो है मैंडेमस पास होता है। जब भी कोई सरकारी ऑफिसर अपनी ड्यूटी को ना करे और अपनी ड्यूटी को करना नहीं चाहता हो जबरदस्ती जानबूझकर, देन इन दैट केस क्या होगा, वो जिसके खिलाफ मतलब जो ये काम करवाना चाहता है और उसका काम कोई सरकारी ऑफिसर नहीं करेगा, देन उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा और वो यहां पर रिट इशू करवा सकता है मैंडेमस उस पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ, मगर वो इंसान एक स्टेट माना जाएगा उस टाइम पे। तो ये कमांड है issued by the court to a public official asking him to perform his official duty but he has failed or refused to perform। ये जो है ये इशू होते हैं अगेंस्ट किसी भी पब्लिक बॉडी के, कॉर्पोरेशंस के, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। मतलब ये जो हमारा मैंडेमस है वो इशू होता है अगेंस्ट किसी भी पब्लिक बॉडी के, कोई भी कॉर्पोरेशन, यानी कि देखिए सरकारी जो भी नौकर हैं वो पब्लिक बॉडी में आएंगे, कोई भी कॉर्पोरेशन जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई भी छोटा कोर्ट यानी कि वी कैन से जो छोटे लोअर कोर्ट जो होते हैं, इंफीरियर कोर्ट, कोई भी ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट, उन सब के खिलाफ जो है मैंडेमस रिट जो है वो पास हो सकता है। अब जो रिट ऑफ मैंडेमस है वो कहां कहां इशू नहीं हो सकता, तो देखिए एक बात आपको याद रखना है कि जब हमने हैबियस कॉर्पस को पढ़ा तो हैबियस कॉर्पस जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल, गवर्नमेंट यानी कि पुलिस और ऑर्गेनाइजेशन सभी के खिलाफ पास हो सकता है, मगर जो मैंडेमस है वो मैंडेमस केवल सरकारी लोगों पे ही लागू होगा, क्योंकि यहां पर बात ही क्या है कि सरकारी लोग अगर अपना ना काम करेंगे तो उनके खिलाफ मैंडेमस पास होगा। मैंडेमस प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ पास नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, enforce departmental instructions and does not possess statutory forces when the duty is discretionary and not mandatory। तो यहां पर क्या है, रिट जो है मैंडेमस की पास नहीं होगा। टू एनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नर अगेंस्ट द चीफ जस्टिस और ए हाई कोर्ट एक्टिंग इन द जुडिशियल कैपेसिटी, तो इन सब के खिलाफ क्या होगा, ये मैंडेमस रिट जो है वो पास नहीं होगा। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? ठीक है, सो
मैंडेमस सरकारी ऑफिसर के खिलाफ पास होता है जो अपना काम ढंग से नहीं करता। और जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी होगी, मैंडेटरी नहीं होगी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है कि किसी भी सरकारी ऑफिसर के लिए ये काम करना ही होगा, वो मैंडेटरी है। अब आपको काम करना या नहीं करना ये आपके ऊपर हो गया, तो उस काम को करने के लिए आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। जब भी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ऑब्लिगेशन होगा, तब भी मैंडेमस नहीं होगा, वो सरकारी ऑफिसर के खिलाफ होगा। एंड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर हम ये रिट जो है पास नहीं कर सकते, मैंडेमस रिट, कि भाई प्रेसिडेंट हमारी बात नहीं सुन रहा, गवर्नर हमारी बात नहीं सुन रहा, नहीं। कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट जो कि अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम करेगा, उसके खिलाफ भी मैंडेमस को जो है हम यहां पर पास नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैंडेमस का, कि मेरा चयन यूपीएससी में हुआ, ठीक है, मान के चलिए। अब अगर किसी का चयन यूपीएससी में होता है या फिर उसका सिलेक्शन एमपीपीएससी में या किसी भी स्टेट पीएससी में हो गया, अब उसने सारी फॉर्मेलिटीज कर लिए, है ना, और उसके फॉर्मेलिटीज करने के बाद भी उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, है ना। जैसे कल आप लोगों ने सुना होगा कि रेलवे का एग्जाम हुआ, काफी सारे दंगे हो गए, और उन दंगों में क्या हुआ था कि भाई जनरल एक ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट और एक इंटरमीडिएट बच्चों को साथ में बिठाया, एक ही टेस्ट लिया और दोनों की कट ऑफ अलग अलग रख दिए। इनकी कट ऑफ ज़्यादा रख दी जो इंटरमीडिएट में थे, और जो ग्रेजुएशन में थे उनकी कट ऑफ कम रख दिया, और ये बहुत बड़ा इशू बन गया। तो यहाँ पे जो बच्चे कल अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, वो किन चीज़ों के अगेंस्ट में था, तो वो स्टेट के अगेंस्ट में था कि स्टेट ने जो है परफॉर्म नहीं किया है अपना फंक्शन, और वो वहां पर फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, है ना। तो ऐसे ही यहां पर है कि अगर कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है किसी भी इंसान को, तो यहां पर क्या है, सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद भी तो कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड फिट फॉर द अपॉइंटमेंट, मगर सभी कंडीशन के बाद भी उसको नहीं हो रहा, तो देन वो मैंडेमस रिट को इशू करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, थर्ड जो अपनी रिट आती है यहां पर वो है रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन। तो थर्ड रिट इज रिगार्डिंग प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है? देखो, एक होता है सर्चुररी और एक होता है प्रोहिबिशन। तो जो प्रोहिबिशन है वो रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट। मतलब जैसे कि लोअर कोर्ट एक इंफीरियर कोर्ट हो गया ना, मतलब छोटा कोर्ट हो गया, तो ये जो रिट है ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए या किसी भी ट्राइब्यूनल के लिए इशू कर सकते हैं जब भी कोई इंफीरियर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर फैसला सुनाए और कोई भी ज्यूरिसडिक्शन को वो प्रोसेस नहीं करेगा। तो अनलाइक मैंडेमस ये जो है डायरेक्ट करता है एक्टिविटीज, प्रोहिबिशन डायरेक्ट करता है इन एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने ज्यादा ही एक्टिविटी दिखा दी, किसने? प्रोहिबिशन में, किसी भी लोअर कोर्ट ने। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन वो इशू होता है केवल जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ। ये अवेलेबल नहीं है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ। तीन रिट पड़े, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन। केवल हैबियस कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए था, मैंडेमस और प्रोहिबिशन प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन को इशू कर सकते हैं अगेंस्ट द जुडिशियल और ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, एंड इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है प्रोहिबिशन का? तो प्रोहिबिशन का ऑब्जेक्ट देखो, प्रोहिबिशन और सर्चुररी ये दो कोर्ट के लिए इश्यूज हैं रिट, है ना। इसका मकसद क्या है कि कोई भी जो इंफीरियर कोर्ट है, इंफीरियर कोर्ट को अपने नीचे ही दबा के रखना, मतलब उनकी जो लिमिट है उनमें ही उनको काम करने के लिए देना। मान के चलिए किसी कोर्ट में सजा नहीं है सुनाने का फांसी की, मगर उसने फांसी की सजा को सुना दिया। अब जो आपने जॉली एलएलबी टाइप मूवी देखी है, वो जॉली एलएलबी में जो जज होते हैं उनके खिलाफ यहाँ पर प्रोहिबिशन जारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका जो कोर्ट है उसमें उन्होंने एक्सेस में कोई फैसला सुना दिया। ऐसे मतलब वी कैन टेक द एग्जांपल ना, तो ये होता है प्रोहिबिशन, जब भी कोई इंफीरियर कोर्ट अपने से बढ़कर कोई काम को अंजाम देगा। फिर आता है अपना सर्चुररी।
तो सर्चोररी का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब क्या होता है कि ये इशू किया जाता है हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल के लिए, आइदर वो अपने केस, जो केस चल रहा है उस लोअर कोर्ट में, वो किसी और के लिए ट्रांसफर कर दें या उनके खुद को कर दें, या फिर उस केस को खत्म करके नए कोर्ट में वो केस को क्या है लेकर आए। ये इशू किया जाता है जब कोई एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो या फिर लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो या फिर कोई एरर ऑफ लॉ होगा, तो सर्चोररी का काम जो है बनता है। सो अनलाइक प्रोहिबिशन जो कि केवल प्रिवेंटिव होता है, सर्चोररी प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। मतलब यहां पर अगर कोई फैसला सुना दिया तो उसको चेंज करने की बात करते हैं, यहां बोलते हैं उस फैसले को खत्म कर दो या फिर ट्रांसफर कर दो या फिर उस फैसले को क्या कर दो, पेंडिंग कर दो। मतलब कुछ अपने बड़े कोर्ट के पास जो है उस फैसले को पहुंचा देते हैं। तो सर्चोररी क्या होता है? सर्चोररी एक काफी अच्छा वी कैन से रिट कहलाता है। ओके, तो जब भी कोई अगर छोटे कोर्ट जो होते हैं लोअर कोर्ट ये ऐसा काम करेंगे तो ये काम डायरेक्टली कहां पहुंच जाएगा? हायर कोर्ट अपने हाथ में इस काम का अंजाम को ले लेगा। अब देखो, जो प्रोहिबिशन है और सर्चोररी है, दोनों की एक खासियत है, जो ये दोनों हैं वो इशूड होते हैं, ठीक है, बोथ इशूड अगेंस्ट कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ठीक है। एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर। तो प्रोहिबिशन और सर्चोररी ये इशू किया जाता है अगेंस्ट द कोर्ट और ट्राइब्यूनल एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर। सर्चोररी जो इशू करते हैं वो करते हैं ऑर्डर को खत्म करने के लिए और डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल को खत्म करने के लिए। मतलब कोई एक ट्राइब्यूनल है, उसका कोई एक ऑर्डर है, उसको खत्म अगर करना है तो ये काम किया जाएगा। और जो प्रोहिबिशन है वो प्रोहिबिट करता है ट्राइब्यूनल को कि वो कोई अपने से बड़ा चलाकर फैसला ना ले। प्रोहिबिशन जो है वो हम अर्लियर स्टेज पर कर सकते हैं, प्रोहिबिशन जो है अर्लियर स्टेज पर हम कर सकते हैं, है ना। और जो सर्चोररी होता है वो बाद में भी कर सकते हैं, मतलब फैसला आने के बाद भी जो है हम सर्चोररी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसला आने के पहले हम प्रोहिबिशन का इस्तेमाल जो है यहां पर करते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? ठीक है, चलिए लास्ट जो हमारा रिट है वो रिट है क्यू वारंटो के ऊपर। व्हाट इज दिस क्यू वारंटो? तो अगर हम लिटरल सेंस में बात करेंगे तो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट वी कैन डू दैट। मतलब क्या होता है, ये जो है आप मतलब इसका अगर हिंदी वर्जन की बात करेंगे तो इसमें बोला गया है कि किस अथॉरिटी से या किस वारंट से आप उस पद पर बैठे हुए हैं। ये इशू करते हैं कोर्ट इंक्वायर करने में लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन किसी भी पब्लिक ऑफिस में। मतलब मान के चलिए कि मेरा पद है एक तहसीलदार का और मैं एसडीएम बनकर बैठा हूं, ठीक है, या फिर मेरा पद है वी कैन से एमपी का और साथ में मैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर कोई एक पीएसयू का डायरेक्टर बन के बैठा हूं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि किस अथॉरिटी से या वारंट से आपने ये काम किया, तो इट इज इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द
लीगलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। हेंस ये प्रिवेंट करता है इलीगल असर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन। रिट ये इशू होते हैं केवल इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ ए परमानेंट कैरेक्टर, जो कि इशू करते हैं स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इशू नहीं होते हैं जहां पर हम बात करते हैं मिनिस्टेरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिसेस का। तो अनलाइक द अदर 4 रिट्स, ये जो रिट होती हैं वो सॉर्ट ऑफ एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरली बाय द एग्रीव्ड पर्सन हियर। ठीक है, तो क्यू वारंटो का मतलब ये होता है। तो क्यू वारंटो मतलब किस अथॉरिटी से या वारंट से आपने ये काम को किया, ये इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा इंक्वायर करने में लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। ये प्रिवेंट करता है इलीगल असर्प्शन ऑफ ए पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन। रिट इशू होता है ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ ए परमानेंट कैरेक्टर, जो कि क्रिएट होते हैं बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इशू नहीं होते हैं जहां पर मिनिस्टेरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस की बात होती है। सो अनलाइक द अदर 4 रिट्स, ये जो है इशू होते हैं बाय इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरली बाय द एग्रीव्ड पर्सन। मतलब एग्रीव्ड पर्सन ये काम नहीं करेगा, ये जो होता है वो इंटरेस्टेड पर्सन ही इसको इशू कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये एक प्रोसीडिंग होती है जहां पर कोर्ट इंक्वायर करता है कि कौन सी पार्टी असेंट किया है पब्लिक ऑफिस एंड ओज देम फॉर इट्स एंजॉयमेंट, अगर क्लेम जो है फाउंड नहीं होता। फंडामेंटल बेसिस जो है इस प्रोविजन का, क्यू वारंटो का, वो ये है कि पब्लिक के पास इंटरेस्ट होता है देखने के लिए अनलॉफुल क्लेमेंट, और वो असर्व नहीं करते हैं पब्लिक ऑफिस। आर्टिकल 32 प्रोवाइड करते हैं गारंटी रेमेडियल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, एंड ये जो रेमेडियल राइट है वो अपने आप में एक फंडामेंटल है बाय बीइंग इंक्लूडेड इन पार्ट 3। कोर्ट इज दस प्रोवाइडेड या कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं रेमेडियल राइट, दैट इज बाय मेकिंग द रेमेडियल राइट इटसेल्फ ए गारंटीड फंडामेंटल राइट, और ये जो है स्टेप फर्दर है देन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो यहां पे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द मेजर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 से लेके 32 तक सारे फंडामेंटल राइट्स का यहां पर हमने डिस्कशन कर लिया। नाउ वी विल गोइंग टू सी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है आर्टिकल 33, 34, 35, क्योंकि अब जो है यूपीएससी के क्वेश्चन यहां से बनने लगे हैं। पहले यहां से क्वेश्चन जो है वो इतने बनते नहीं थे। आर्टिकल 33 की बात करेंगे तो ये होता है आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस मतलब कि जो वी कैन से नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट, उनको क्या क्या दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 33 एम्पावर करता है पार्लियामेंट के लिए कि पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है या खत्म कर सकता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनालॉगस फोर्सेस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वो ये है कि एंश्योर करवाना है प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। मतलब वो किस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएंगे, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट को रोकने की बात आर्टिकल 33 में की है कि पार्लियामेंट उनके राइट्स को रोक सकता है। पावर टू मेक लॉ अंडर आर्टिकल 33 ये कन्फर होता है केवल पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास आर्टिकल 33 में कोई भी पावर नहीं है। कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है और वो चैलेंज नहीं हो सकता है किसी भी ग्राउंड पर अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा भी तो। मतलब ऐसा कानून जो कानून बनाया गया है, जैसे आर्मी एक्ट बनाया, नेवी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, पुलिस एक्ट है, अगर इनमें कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो भी रहा है इन कानूनों में, तो वो कानूनों को चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में ये कहकर कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ये इम्पोज करते हैं रेस्ट्रिक्शंस हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि आर्टिकल 19, उसी के अंदर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल एसोसिएशन, राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, अटेंड पब्लिक मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशंस। तो फॉर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये सब काम जो है हमारे यहाँ पर करते हैं। तो ये क्या हुआ अपना आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में सिंपल सी बात है कि पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्शल लॉ एंड द नेशनल इमरजेंसी। तो देखो मार्शल लॉ मतलब क्या होता है, मार्शल लॉ में हमारे
केवल फंडामेंटल राइट्स का ही रेस्ट्रिक्शंस होता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो नेशनल इमरजेंसी में सेंटर स्टेट रिलेशन खत्म हो जाते हैं, रेवेन्यू लेजिस्लेटिव पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो खत्म हो जाता है, और पार्लियामेंट का टेन्योर भी यहाँ पर एक्सटेंड हो जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी बड़ा हो गया, मार्शल लॉ छोटा हो गया। मार्शल लॉ में यहाँ पर हम सस्पेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ के लिए, नेशनल इमरजेंसी में कंटिन्यू रहती है गवर्नमेंट ऑर्डिनरी लॉ कोड। मार्शल लॉ के अंदर इम्पोज करते हैं, वो जो ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है उसको किसी भी तरीके से इम्पोज किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करते हैं ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेवेलियन। ये इम्पोज होते हैं कुछ स्पेसिफिक एरिया में कंट्री के, और ये इम्पोज होते हैं पूरे भारत में या किसी भी भारत के हिस्से में। इसका कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है संविधान के अंदर, ये इम्प्लिसिट होता है, और ये जो है स्पेसिफिक है और डिटेल्ड प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये एक्सप्लिसिट है। तो जो एक्सप्रेशन है ना मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, उसके अंदर वो जो नॉन कॉम्बेटेंट होते हैं, मतलब ये इसमें वो लोग भी कवर होंगे मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस में, जो बार्बर यानी कि नाई हो गया, कारपेंटर, मैकेनिक, कुक, ये सभी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि नॉन कॉम्बेटेंट लोग नहीं आएंगे, नॉन कॉम्बेटेंट लोग भी फंडामेंटल राइट के रेस्ट्रिक्शंस में आते हैं। तो पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 33 ये एक्सक्लूड करते हैं कोर्ट मार्शल। पार्लियामेंट्री लॉ जो आर्टिकल 33 के अंदर है उसमें कोर्ट मार्शल लॉ नहीं होगा, फ्रॉम द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड सो फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट का जब तक कंसर्न रहता है। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? ठीक है, चलो अब आर्टिकल 34 मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स की बात है। ये प्रोवाइड करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट जब भी मार्शल लॉ एनफोर्स में रहता है किसी भी एरिया में पूरे भारत के अंदर। ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या किसी भी पर्सन को कोई भी काम जो वो करते हैं, ठीक है, उनके लिए कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन ऑफ द ऑर्डर, जहां पर भी मार्शल लॉ इन्फोर्स होता है, मतलब उनको रोक लगा सकता है। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट किसी भी सेंटेंस को जो भी पास होते हैं, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड है, 44 ऑर्डर्स हैं, और द अदर एक्ट डन अंडर द मार्शल लॉ इन सर्च एरिया। एक्ट ऑफ इंडेमनिटी मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, किसी भी ग्राउंड पे वो चैलेंज नहीं हो सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ बोरो किया गया है इंडिया ने इंग्लिश के कॉमन लॉ से, और जो एक्सप्रेशन है मार्शल लॉ वो कहीं पर भी हमारे यहाँ पर डिफाइन नहीं है। इसका मतलब होता है मिलिट्री का रूल। ये रेफर करते हैं सिचुएशन जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि ऑर्डिनरी लॉ के बाहर होते हैं। इसका मतलब होता है कि ऑर्डिनरी लॉ का यहाँ पर सस्पेंशन होता है और गवर्नमेंट का जो भी कानून है वो नहीं चलेगा, मिलिट्री के जो ट्राइब्यूनल का कानून है वो यहाँ पर चलेगा। और ये डिफरेंट होता है मिलिट्री लॉ से जो कि एप्लीकेबल होते हैं आर्म्ड फोर्सेस में। तो सिंपली बात है, सिंपल सा बात है कि मिलिट्री लॉ या मार्शल लॉ जो है वो वहां पर होगा जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, ठीक है। कोई भी ऐसे स्पेसिफिक और एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है संविधान में जो एग्जीक्यूटिव के लिए ऑथराइज करेगा डील करने को मार्शल लॉ, मगर ये आर्टिकल 34 में इम्प्लिसिट है कि अंडर विच मार्शल लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मार्शल लॉ इम्पोज होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कि वॉर, इन्वेशन, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रायोट और किसी भी वॉयलेंट रेसिस्टेंस में। ये जस्टिफिकेशन है रिपील करने में फोर्स बाय फोर्स फॉर मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन ऑर्डर इन द सोसाइटी। जब भी ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ रहता है तो मिलिट्री अथॉरिटीज को वेस्टेड होते हैं एबनॉर्मल पावर, जैसे कि सभी नेसेसरी स्टेप्स वो ले सकते हैं। ये इम्पोज करते हैं रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस ऑन द राइट्स ऑफ सिविलियन, वो पनिश कर सकते हैं सिविलियन के लिए और उनको डेथ सेंटेंस भी सुना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था कि डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ ये एक एब्सपोर्ट फैक्टो रिजल्ट नहीं है इन द सस्पेंशन ऑफ द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस।
मतलब क्या हुआ कि जो डिक्लेरेशन है मार्शल लॉ का अंडर आर्टिकल 34 वो डिफरेंट है फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। दोनों क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म होते हैं। एक आखिरी फंडामेंटल राइट है वो है आर्टिकल 35, जिसमें सिंपल सी बात बोला गया है कि भाई आर्टिकल 35 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को किसी भी तरीके के चेंजेस करने के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो पावर नहीं होगा। ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द वी कैन से फंडामेंटल राइट्स, मगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए तो आज हमारे क्या हुए फंडामेंटल राइट को, वी हैव एंडेड द फंडामेंटल राइट टुडे। आई होप आप सभी को ये फंडामेंटल राइट जो है वो समझ में आए होंगे। किसी को कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज रहते हैं दे कैन डायरेक्टली अप्रोच मी। कल से हम जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज ऑन फंडामेंटल राइट्स। स्पेशल क्लासेस आपका आज स्पेशल क्लास है, वही टाइमिंग है 12 बजे। 12 बजे आपका डेली स्पेशल क्लास रहेगा। और इन आई होप आप सभी को ये क्लासेस जो है वो समझ में आए होंगे। एमसीक्यू ऑन एमएसएमई की आपकी ये इकोनॉमी को लेकर क्लास चल रही है। टीजे लाइव कोड अप्लाई करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके 4 बजे क्लास रहता है, तो 4 बजे से लेकर 4:45 तक आपके स्पेशल क्लासेस हैं। व्हाट आर दिस स्पेशल क्लासेस? फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। आप इसमें अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके टीजे लाइव कोड अप्लाई करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। 2 मार्च से आपके नए बैचेस शुरू किए गए हैं अनअकैडमी में। 20 से ज़्यादा किताबें आपको अनअकैडमी घर तक पहुंचाता है जब आप 1 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपको यहाँ पर सुबह 10 बजे हर दिन 15-15 मिनट के सेशंस होते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। सीसेट प्रैक्टिस क्विज मिलते हैं, हिंदू प्रैक्टिस क्विज मिलते हैं। तो ये कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। किसी को कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज हैं वो टेलीग्राम चैनल तारकेश्वर जैन PSIR है, उसमें मेरे से पूछ सकते हैं। एनवायरनमेंट बिल्कुल चालू करेंगे, एनवायरनमेंट करेंगे अपन अप्रैल में, डोंट वरी। बस अभी पॉलिटी को और इकोनॉमी को साथ में लेकर चलना है। गुड बाय।